तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 पर। आज से हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं कि क्लास 10th का ना 2025 के लिए जो अगला एग्जाम होने वाला है उसके लिए आज से हम मैथ आपको एकदम आसान शब्दों में आसान भाषा में समझाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ भी है 0 to हीरो। यदि आप हैं जीरो तो आपको हम मैथ में बनाएंगे हीरो। सिर्फ आप हमारे साथ जुड़े रहे ज्ञानी बाबा 875 चैनल पर। तो आइए इसमें आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वास्तविक संख्या। क्या स्टार्ट करेंगे? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। ठीक है, गणित एनसीईआरटी या जो भी बिहार बोर्ड के हैं बीटीबीसी उससे संबंधित एक एक प्रश्नों को यहाँ पर हम आपको हल करके बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। सिर्फ अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो जब पसंद आए, आपको अच्छे से समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको है जो क्लास 10th का हर एक सब्जेक्ट का आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जाएगा। तो आइए पहली बात हम लोग देखते हैं कि क्या है। पहला देखिए, हम लोग पहले जो वास्तविक संख्या उसमें पढ़ने के लिए हम लोगों को बहुत सारा संख्या के बारे में जानना होगा। पहले संख्या नहीं जानेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखिए पहले क्या है, नंबर। नंबर मतलब संख्याएं। ठीक है, तो संख्याएं एक क्या है? संख्याएं एक अंदाज है जो प्रश्नों के उत्तर को निर्देशित करते हैं ना, कि किसी समूह में कितनी वस्तुएं हैं। जैसे 2 वस्तुएं हैं, 4 वस्तुएं, 1000 वस्तुएं, 2000 वस्तुएं हैं, तो वही निर्देशित करते हैं। संख्याओं को एकदम आप लोग अच्छे से समझिए। हम 0 से स्टार्ट किए हैं आज तक। अब अगर आपको लग रहा होगा कि मैथ बहुत कठिन है तो आपको हम मतलब विश्वास दिलाते हैं कि आपको हम मैथ बहुत आसान बना देंगे आपके लिए। ठीक है, संख्याओं को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 0 जिन्हें अंक कहते हैं ना। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 0 जो है इनको हम लोग क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। तो अंकों की संख्या यहाँ पर 10 है। 1 से लेकर 9 तक 9 हो गया और एक 0, तो अंक कितने हैं? तो 10 है के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। इनमें से 0 को असार्थक अंक तथा शेष को सार्थक अंक कहते हैं। मतलब 0 को क्या कहेंगे? असार्थक अंक, और शेष जो 1 से 9 तक की संख्या है उनको हम लोग सार्थक अंक कहेंगे। तो आशा करते हैं यहां तक आपको अच्छे से बात समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद है क्या कि संख्यांक। संख्यांक अंकों अथवा संकेतों का ऐसा समूह जो किसी संख्या को निर्देशित करता हो संख्यांक कहलाता है ना। मतलब कि अंकों अथवा संकेतों का ऐसा समूह जो किसी संख्या को निर्देशित करता हो संख्यांक कहलाता है। ठीक है, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। मेरे द्वारा एक बात जो कहा जा रहा है उसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ पढ़ने से नहीं पास किया जाता है, लिखना भी पड़ता है। तो आप लोग अपने कॉपी में जरूर इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। पहले आप लोग यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम थोड़ा हट जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। क्या है? प्राकृत संख्या। आप लोग पहले भी 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, लेकिन हम जब स्टार्ट किए हैं तो ऐसा बहुत सारे बच्चे होंगे जो 9th क्लास में नहीं पढ़े होंगे ना। तो उनके लिए हम अच्छे से ऐसा कर रहे हैं कि सभी बच्चे को जो अभी तक कुछ भी नहीं मैथ में पढ़े उनको भी समझ में आए एक एक बार। और यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम। ठीक है, देखिए तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जिसको माने कि हम लोग गिनती कर सकते हैं उन सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या इसमें 0 सम्मिलित होगा? तो नहीं, क्योंकि कभी भी हम किसी संख्या को गिनते हैं तो ऐसे तो नहीं गिनते हैं कि 0, 1, 2, 3। गिनती कहां से स्टार्ट होता है? तो 1 से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रथम प्राकृत संख्या जो है वो क्या होगा? 1 होगा। और सबसे बड़ी अगर प्राकृत संख्या की बात की जाए तो वो क्या होगा? अनंत होगा, इंफिनिटिव होगा। ठीक है, तो जैसा कि n बराबर इसे n से सूचित किया जाता है। ठीक है, प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर को किस से सूचित किया जाता है? तो n से सूचित किया जाता है। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट आगे तक ना। तो यहाँ देखिए प्रथम प्राकृत संख्या 1 तथा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है। आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है वो 1 है। और पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? तो वो होता है अनंत होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी बात अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। पूर्ण संख्याएं ना, होल नंबर।
पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर। शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं ना। इसे W से सूचित किया जाता है, जैसे W बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट मतलब अनंत तक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे पूछा भी जा सकता है कि सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो कितना होगा, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो 0 होता है, शून्य होता है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अगर पूछा जाए तो वो भी क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको पूर्ण संख्याएं समझ में आ गया होगा। या ऐसे भी इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि अगर प्राकृत संख्या में 0 सम्मिलित कर देने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से यह बात समझ में आ रहा होगा। समझ में यदि आ रहा होगा तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, आप हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आप मैथ में है 0 तो हम बनाएंगे आपको हीरो। ठीक है, एकदम दिमाग में ठोक देंगे एक एक बात, सिर्फ आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो पूर्ण संख्या आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसे जरूर अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है, अगला है पूर्णांक, इंटीजर्स ना, पूर्णांक संख्याएं डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट आदि को पूर्णांक कहते हैं ना। मतलब कि पूर्णांक हम उन सभी संख्याओं को कहते हैं जिनमें ऋणात्मक भी आ जाता है, शून्य भी आ जाता है और धनात्मक संख्या भी सम्मिलित होता है ना। कहते हैं इसे आई अथवा जेड से सूचित करते हैं। मतलब इंटीजर्स को, पूर्णांक को हम लोग आई या जेड से सूचित करते हैं ना। तो जैसे आई अथवा जेड बराबर क्या, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट आगे भी ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है कि शून्य, 0। शून्य एक पूर्णांक है ना, शून्य एक क्या है, पूर्णांक है। अगर आपसे पूछा जाए कि शून्य क्या है तो शून्य एक पूर्णांक है। शून्य एक पूर्णांक है, यह न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य जो है वो एक न ही धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन यह निश्चित रूप से अऋणात्मक पूर्णांक है। मतलब ये क्या है, अऋणात्मक पूर्णांक है अथवा अधनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या, रूढ़ या अभाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर। यहां से आप लोग थोड़ा अच्छे से जरूर इसको समझिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव प्रश्न एमसीक्यू में इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। इस साल भी पूछा गया, अगले साल भी पूछा जाएगा। देखिए, जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उन्हें रूढ़ अथवा अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब अभाज्य संख्या का ही एक दूसरा नाम है रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या का ही एक दूसरा नाम क्या है, रूढ़ संख्या। ठीक है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, अतः सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। कहने का मतलब हुआ कि जिसमें एक और स्वयं से, एक और किससे, तो स्वयं से भाग लगे उसे हम लोग रूढ़ अथवा अभाज्य संख्या कहेंगे। कहने का मतलब हुआ गया, जैसे अगर एक और स्वयं से, तो एक तो स्वयं है, इसमें और एक ही से लगेगा, तो इसलिए हमारा जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है वो 2 से स्टार्ट होता है। आपके परीक्षा में कई वर्षों से पूछा भी जा रहा है प्रश्न की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है। आप इस बात को थोड़ा नोट करते चलिएगा ताकि आपको आगे इसमें परेशानी न हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 2 होता है। आपसे यह भी प्रश्न किया जाएगा कि ऐसी कौन अभाज्य संख्या है जो सम भी है, तो ऐसे दुनिया में एक ही अभाज्य संख्या है जो कि सम है, वो केवल कौन संख्या है, तो 2 है। आपको यहां तक अच्छा से समझ में आ गया होगा। अतः सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि 13 कौन संख्याएं हैं ना, 13 अभाज्य संख्या है। मतलब इसमें 5 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है, 29 भी अभाज्य संख्या है, 31 भी अभाज्य संख्या है, 41 भी अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में ऐसे ही 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में अभाज्य संख्या है, 3 को नहीं रहता, उसमें एक ही आंसर रहता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रूढ़ अथवा अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, 100 अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ठीक है, 100 अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर। देखिए, 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो अथवा उनका मौसा 1 हो, 100 अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 7 9 100 अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब ऐसी 2 संख्याओं जिनका
मतलब मौसो एक हो ना, मौसो एक हो, वो कौन संख्या कहलाएगा? सौ अभाज्य संख्या कहलाएगा। इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 है और 4 है, ठीक है, 3 4 है, तो अगर 4 और 3 का हम लोग मौसो निकालते हैं तो कितना आएगा? 3 है कम 3, कितना शेष? 1, फिर 3 से अगर हम भाग देंगे तो 1 या 3, यानी 3 से 3 कट गया। इस प्रकार इसका मौसो जो है क्या आ गया? तो 1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 और 4 जो है क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि को प्राइम नंबर्स है। इसी प्रकार और भी हम लोग उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे 4 5 ले लेते हैं, ठीक। 5 में अगर हम 5 और 4 का मौसो निकालेंगे तो 4 एकम 4, 1 यहां से फिर 4, फिर 4 एकम 4, तो ये कट गया। यहां पर भी मौसो कितना प्राप्त हो रहा है? तो मौसो आ रहा है 1, ठीक है। तो इस प्रकार इस संख्या को कहेंगे अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याओं का जोड़ा ना जिनका मौसो 1 हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसा बहुत सारा संख्या है, ठीक है। जैसे और भी अगर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, 7 8 भी होगा, ठीक है, 9 10 भी होगा। मतलब ऐसी दो संख्याओं का मेल जिसका मौसो क्या हो? 1 हो ना। ऐसी 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्या जिनमें 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। मतलब देखिए दोनों में क्या है? अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड की भी बात किया जाए तो 3 और 4 में क्या उभयनिष्ठ कौन है? तो सिर्फ 1 है ना। 7 8 में भी क्या है? उभयनिष्ठ सिर्फ 1 है, क्योंकि 7 को ज्यादा से ज्यादा हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुने 7। 8 को भी क्या लिख सकते हैं? 1 गुने 8। तो इस दोनों में कॉमन जो है क्या है? सिर्फ 1 आ रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वैसी 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्या जिनमें 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो अथवा उनका मौसो 1 हो, उनको हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारी बात अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अभाज्य संख्या यदि आप समझ गए हैं तो जरूर एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे भी हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहले पहुंचे, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अभाज्य संख्या के बाद जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर ना, मतलब कि जुड़वा अभाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म जिनका अंतर 2 हो उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें कहा गया है कि अंतर कम से कम कितना होना चाहिए? 2 का ना। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण में है कि 3 5 3 5 3 5 का अंतर अगर 5 में से 3 घटाते हैं कितना आता है? अंतर तो 2 हो गया, और इसका मौसो भी निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 1 आएगा। अंतर 2 हो ना। लिखा हुआ अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म जिनका अंतर 2 हो उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। किसका? तो अभाज्य संख्या। तो देखिए 3 5 अभाज्य संख्या है, इनका जो अंतर है वो भी क्या है? 2 आ रहा है। 3 5 का अभी हम बताए हैं पिछले अभाज्य संख्या में कि अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? जिसका मौसो 1 हो या दोनों में दो संख्याओं में जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। तो 3 5 में भी 1 उभयनिष्ठ है और 3 5 का मौसो करेंगे तो 1 आएगा, और इसका अंतर जो है 2 है। उसी प्रकार 11 और 13 लेते हैं। 11 और 13 का भी इसका भी अंतर क्या है? तो 2 है। इसका भी अंतर क्या है? 2 है। 17 19 लीजिए, इसका भी अंतर 2 है। इसी प्रकार से 7 9 लीजिए, इसका भी अंतर 2 है। तो ये सब क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या। मतलब 2 ऐसे अभाज्य संख्या जिनका क्या होना चाहिए? अंतर 2 होना चाहिए, उसको हम लोग कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। जिसका क्या? अंतर 2 होना चाहिए उसको क्या कहेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसका और भी एग्जांपल ले सकते हैं, 21 23 भी ले सकते हैं ना। 21 और 23 भी ले सकते हैं, क्योंकि 21 भी क्या है? 21 23 भी इस प्रकार से हम लोग 11 13 1 मिनट अभाज्य संख्या कहा गया है ना। तो 21 तो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। सॉरी 1 मिनट। तो मतलब कि ऐसा अभाज्य संख्या लेंगे जिनका अंतर 2 हो। 11 13 है, 17 19 है। इसी प्रकार से क्या ले सकते हैं? 29 31 भी ले सकते हैं, ठीक है। वो भी 29 भी अभाज्य संख्या है, 31 भी अभाज्य संख्या, और उनका मौसो करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। बढ़ते हैं सम संख्याएं। देखिए इवेन नंबर ना, तो सम संख्या तो आप लोग पहले ही 6ठी 7वीं क्लास से ही पढ़ने लगते हैं, उससे भी नीचे से, कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 आदि ना। मतलब 2 से वे सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है उन्हें हम लोग सम संख्याएं कहते हैं। तो इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है विषम संख्याएं।
ऑड नंबर्स ना, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इत्यादि। मतलब वैसी संख्याओं को विषम संख्या कहेंगे जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट नहीं जाता, मतलब शेष उसका बच जाता है, वैसी संख्याओं को हम लोग विषम संख्याएं कहेंगे। इसके बाद आगे क्या है, यौगिक या भाज्य संख्या। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न भी पूछा जाता है। इसमें ऐसे भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी यौगिक संख्या कौन है ना, या सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, समभाज्य संख्या कौन है। तो इस प्रकार से तो पहले जानिए कि मतलब कि यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं किसको है, कंपोजिट नंबर ना, वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो ना, वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंड क्या हो तो 2 से अधिक हो, यौगिक या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिए 4, 6, 8, 9, 10 आदि यौगिक या भाज्य संख्याएं हैं। सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या है, 4 है। याद रखिएगा, सबसे छोटी यौगिक संख्या या भाज्य संख्या क्या है, 4 है। जब हम लोग चैप्टर को बनाएंगे, प्रश्नावली बनाएंगे, तो वहां पर भी इसका उपयोग होता है। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे ढंग से समझ लीजिए ताकि एक्सरसाइज बनाने में आपको कहीं से कोई कठिनाई का सामना करना न पड़े। तो देखिए जैसे कि क्या इसमें लिखा गया है कि वैसी संख्या जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे 4 ले लेते हैं तो 4 का गुणन क्या हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। 6 है, 6 का क्या क्या हो सकता है, 1 तो सबका होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 6 भी होगा। कहने का मतलब क्या, इसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो रहा है। अगर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर 2 क्यों नहीं होगा, तो देखिए 2 का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 और 2 होगा, इसके अतिरिक्त नहीं होगा। तो इसमें कहा गया है कि 2 से अधिक हो ना, कम से कम कितना गुणनखंड होना चाहिए, तो 2 से अधिक हो। जब 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तो उन्हीं संख्याओं को हम लोग यौगिक संख्या कहेंगे या भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। संपूर्ण संख्या आगे क्या है, संपूर्ण संख्या। यहाँ पर हम सभी संख्याओं को आपको ऐसे एकदम अच्छे से तोड़ तोड़ के आपके दिमाग में बैठा देंगे ताकि आप जब भी चैप्टर बनाए, एक्सरसाइज बनाए, तो आपको कहीं से कोई कठिनाई नहीं हो। देखिए परफेक्ट नंबर संपूर्ण संख्या है जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग संख्या का दुगुना हो। जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग संख्या का दुगुना हो उन्हें संपूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 6 और 28 संपूर्ण संख्याएं हैं। देखिए क्योंकि अगर 6 का गुणनखंड करते हैं तो क्या क्या आएगा, अब जरा ध्यान से समझते चलिए। 6 का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो 1 + 2 + 3 और +6 जोड़ने पर कितना आएगा, 1 2 3 3 6 6 12। तो देखिए ये 6 है, इसका क्या 12 कितना होता है, 2 गुना। अगर 2 गुना कर देते हैं 6 में तो कितना आता है 12, मतलब ये भी 12 आ गया और इसको जोड़ने पर भी 12 आ गया। तो हमारा 6 जो है कौन संख्या है, संपूर्ण संख्या है। ठीक है, अगर इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है कि 28 का अगर गुणनखंड लिखेंगे तो 1 होगा, 2 होगा और क्या होगा, 4 होगा, 7 होगा और क्या हो जाएगा, और 28 होगा ना। क्या सब हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा और 28 होगा। 1 मिनट, 14 भी होगा ना, 7 होगा, 14 होगा और 28 होगा। 1 2 4 7 14 28। अब इसको जोड़ लेते हैं तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, 14 + 28 इसको जोड़िए तो 28 14 42 और 7 49, 49 और 4 53, 2 55, 1 56। मतलब 28 का कितना आ गया, 2 गुना करेंगे तो 56 आएगा। तो इसी को हम लोग संपूर्ण संख्या कहते हैं कि जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग संख्या के 2 गुना हो जाए ना। तो 6 का जैसे सभी गुणनखंड निकाले उसको जोड़े तो कितना आ गया 12, यानी 6 का 2 गुना। 28 के सभी गुणनखंड को निकाले और जोड़े तो कितना आ गया 28 के 2 गुना यानी 56। तो 6 और 28 हमारा कौन संख्या हो गया, संपूर्ण संख्या। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं हम आगे की, तो आगे देखिए परिमेय संख्या। अब हम लोग परिमेय संख्या के बारे में समझेंगे जो कि आप लोगों को एकदम बहुत ही पढ़ना जरूरी है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, उसके बाद हम लोग आएंगे वास्तविक संख्या जो कि आपका चैप्टर का नाम है न, आपका जो पहला अध्याय है कि वास्तविक संख्या।
तो उस पर हम लोग पहुंचेंगे, लेकिन उनसे पहले इस सभी संख्याओं के बारे में हमें जानना जरूरी था, इसलिए हम एकदम जीरो से लेके आए हैं आप लोगों के बीच, ताकि आपको कहीं से कोई समझने में कठिनाई नहीं हो। देखिए, परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हो तथा q नॉट इक्वल टू जीरो हो। मतलब q जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं हो तो उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 2/3, 5/2, 4, 0, 3/5 आदि। जीरो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर 0/1 लिखेंगे तो इसका मान तो जीरो ही आएगा, लेकिन जीरो के बटा में 1 है, यानी q हमारा यहाँ पर कितना है, 1 है, इसलिए हमारा जीरो भी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या कैसी, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां पर q नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब q का मान जो हो जीरो नहीं हो, तो उन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे और भी ले सकते हैं। देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें परिमेय संख्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि रूट 16 कौन संख्या है, तो रूट देख के ही नहीं आप बता दीजिएगा कि अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट 16 का जब वर्गमूल होगा तो 4 आएगा, और 4 क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप आशा करते हैं कि परिमेय संख्या भी आपको समझ में आया होगा। एक बात और याद रखिएगा कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और पाई का जो मान कहा जाता है 22/7 वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है, पूछा भी जाता है। ठीक है, तो पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसी का मान जो कहा जाता है 22/7 वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आशा करते हैं कि आपको परिमेय संख्या समझ में आया होगा। हम इस पर और भी विस्तार से चर्चा करेंगे।